Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss size reduction part 3. So let's start. तो स्टूडेंट साइज रिडक्शन के अंदर अभी तक अपन ने देख लिया है कि साइज रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैंने आपको कहा था कि बिगर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए जो भी अपन प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, दिस इज नोन एज साइज रिडक्शन। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसके अंदर देखा था कि सस्पेंशन बनाना है या कोई ऐसे सिस्टम है जिसका पाउडर बनाना है, पाउडर से टैबलेट बनाना है, तो उसके लिए डिजायर पार्टिकल शेप अपने को चाहिए, उसके लिए है जो कि साइज रिडक्शन किया जाता है। फिर मैकेनिज्म देखा था कि कौन कौन से मैकेनिज्म से अपन पार्टिकल को डिजायर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देयर 4 मैकेनिज्म्स जो अपन ने देखी थी डिटेल के अंदर। फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि साइज रिडक्शन को इफेक्ट करेंगे, यानी कि जब आप किसी पार्टिकल को बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो एक तो आप कौन से इक्विपमेंट ले रहे हो, बट साथ ही साथ उन्हें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसलिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीजें अपन ने फैक्टर फैक्टिंग में पढ़ी थी। जैसे कि अगर उसके अंदर मॉइस्चर होगा तो उसके अंदर टफनेस भी होगी, कोई मटेरियल स्टकी है तो वो हीट के साथ लेबाइल हो सकता है, हीट में वो सॉफ्ट हो सकता है। तो वैसे वैसे प्रिकॉशंस भी अपने को जब उन्हें अपन छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रखना चाहिए। आज अपन बात करेंगे मेथड ऑफ साइज रिडक्शन विद स्टडी ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट्स, यानी कि कौन कौन से मेथड से साइज को रिड्यूस किया जाता है, और उसमें अपन एक एक एग्जांपल लेंगे इक्विपमेंट का, यानी कि वो सारे इक्विपमेंट जो कि उस मेथड से रिलेट करते हैं या फिर उस मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं, उन सब चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेथड ऑफ साइज रिडक्शन। तो जैसे कि आपको पता है कि देयर आर 4 मैकेनिज्म्स होती हैं साइज रिडक्शन की: कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। एंड फिफ्थ है कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, यानी कि इन 5 के आधार पे अपन वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि इन मैकेनिज्म्स पर वर्क करते हैं और अपन इंडस्ट्रियल लेवल पे उनको यूज करते हैं। आपके जो सिलेबस में है मैं उन्हीं को डिटेल में डिस्कस करूंगी, बाकी का केवल और केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपन रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कटिंग की। तो जैसे कि कटिंग के अंदर मैंने मैकेनिज्म्स के अंदर बताया था कि द मटेरियल इज कट ऑन अ स्मॉल स्केल बाय मींस ऑफ शार्प ब्लेड, नाइफ, रूट, कटर और एनी अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट। यानी कि बेसिकली जो कटिंग मैकेनिज्म है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको छोटा किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कटिंग, यानी कि कट करते हुए काम लिया जाता है। और इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज आता है, वो आता है कटर मिल। कटर मिल की सहायता से है जो कि किसी भी पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इनडायरेक्टली अगर कहें तो कटर मिल में साइज रिडक्शन की मैकेनिज्म्स कौन सी है, विच इज नोन एज कटिंग, यानी कि कटिंग मैकेनिज्म के आधार पे कटर मिल में पार्टिकल्स को साइज को रिड्यूस किया जाता है। अगर आप डायग्राम नहीं देखेंगे तो कटर मिल कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसमें जिस तरीके से आप मटेरियल को डालोगे ये पार्टिकल है जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में कट करता रहेगा, और नीचे है जो कि एक पर्टिकुलर छलनी या सिव लगी होगी जिससे डिजायर पार्टिकल शेप है या साइज है वो अपने को एज अ प्रोडक्ट है जो कि ऑब्टेन हो जाएगा। फिर बात करते हैं कंप्रेशन मैकेनिज्म की। अब कंप्रेशन मैकेनिज्म में एग्जांपल है रोलर मिल का, यानी कि जो रोलर मिल इंस्ट्रूमेंट है वो कंप्रेशन मैकेनिज्म पे वर्क करता है। In this, material is crushed by application of pressure on small scale. Size reduction is carried out by using pestle and motor. यानी कि जो कंप्रेशन है इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर जनरेट किया जाएगा। प्रेशर जैसे कि रोलर मिल है तो 2 रोलर के बीच में है जो कि आपका मटेरियल को फिट कर दिया जाएगा, और इतने पास में होंगे कि इस पर्टिकुलर जो मटेरियल है उसके ऊपर प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर जनरेट होने से क्या होगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में है जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर वही अपने को स्मॉल क्वांटिटी में ये चीज करनी है तो पर मोटर एंड पेसल का भी यूज कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, आप धीरे धीरे इस चीज को कंप्रेस करेंगे और बड़े पार्टिकल है जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते चलेंगे। फिर बात करते हैं इम्पैक्ट की। इम्पैक्ट में मेन क्या है कि भाई आप ऊपर से कोई चीज फोर्सफुली डाल रहे हो और नीचे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है, यानी कि स्टेशनरी नेचर है। तो सपोज आपको इसको तोड़ना है तो ये स्टेटिक है, और ऊपर से आपने इसको इम्पैक्ट किया तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो गया, डिवाइड। तो इम्पैक्ट मैकेनिज्म से बेसिकली हैमर मिल एंड डिस इंटीग्रेटर जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो इस मैकेनिज्म पे काम करते हैं, और आपके सिलेबस में भी इनको डिटेल में डिस्कस करने का कहा गया है, तो अपन इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। The material is stationary and hit by an object moving at high speed, or when the moving particles strike a stationary surface, the material shatters to small pieces on large scale. हैमर मिल और डिसइंटीग्रेटर्स आर यूज्ड, यानी कि बेसिकली इम्पैक्ट मैकेनिज्म में क्या होगा कि जो मटेरियल है वो आपका स्टेशनरी होगा, यानी कि उसको एक सीधी जगह पर रख दिया जाएगा, और ऊपर से कोई ना कोई चीज है जो कि हाई स्पीड के साथ इसके ऊपर इम्पैक्ट करेगी, प्रेशर डालेगी। तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में
टूट जाएंगे। और इस मैकेनिज्म पे काम करने वाले दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं मोस्टली। एक तो है हैमर मिल और दूसरा है डिसइंटीग्रेटर। सबसे पहले हैमर मिल की बात करें तो हैमर मिल कुछ इस तरीके से दिखती है। और प्रिंसिपल की अगर बात करें तो जैसे कि अपन को पता है इट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, यानी कि हैमर मिल इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे काम करती है। यानी कि आपका जो सब्सटेंस है जिसका पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है वो तो स्टेशनरी होगा, और जो आपकी हैमर मिल है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट करते हुए उनको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करेगी। Material is more or less stationary and it is hit by an object moving at high speed। यानी कि क्या होगा, आपका जो मटेरियल है वो तो स्टेशनरी होगा और जो आपके सिस्टम है यानी कि जो आपकी हैमर मिल है वो उसके ऊपर बार बार है जो कि इम्पैक्ट डालेगी और छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हुए आपके पास स्पीड है जो कि देगी। बेसिकली काम करने का तरीका क्या रहेगा, आपका मटेरियल आपने इस तरीके से फीड कर दिया, अब वो स्टेशनरी है और धीरे धीरे है जो कि हैमर मिल से वो कट होते हुए डिजायर पर्टिकुलर पार्टिकल साइज यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक सिव होगी जो कि जो भी अपने को पार्टिकल चाहिए उसके हिसाब से उसको रख दिया जाएगा और नीचे आपके पास जो भी आपका प्रोडक्ट है एक डिजायर पार्टिकल शेप के अंदर आपको मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें कि हैमर मिल का जो इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, तो जैसे कि आपने डायग्राम में देखा, तो अगर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करें तो इट कंसिस्ट अ स्टाउट मेटल केसिंग इनक्लोजिंग अ सेंट्रल शाफ्ट टू विच 4 और मोर हैमर्स आर अटैच्ड। यानी कि बेसिकली जो अपन इसकी इंटरनल अगर देखें तो इसके अंदर क्या होगा, स्टाउट मेटल केसिंग होगा, यानी कि एक तरीके की थिक है जो कि मेटल केसिंग इसके अंदर होगी जिसमें 4 से ज्यादा है जो कि हैमर्स इस तरीके से है जो कि अटैच्ड होगी एक सर्कल के अंदर। Hammer have swivel joints so that the hammer swing out to a radial position when the shaft is rotated। यानी कि हैमर के अंदर बेसिकली इस तरीके के जॉइंट्स होंगे जो कि इस तरीके से दोनों तरफ से नॉट से बंद होंगे जिन्हें कहते हैं स्वाइवल जॉइंट्स। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपकी हैमर मिल रन करेगी तो क्या होगा, रेडियल पोजीशन से जो शाफ्ट है वो भी रोटेट होती रहेगी, इस तरीके से रोटेशंस कंटिन्यू होते रहेंगे। लोअर पार्ट ऑफ कैसिंग हैज स्क्रीन through which material can escape when sufficiently size reduce। Screen change according to particle size required। यानी कि जो लोअर साइड है इस जगह पे जैसे कि आपने बताया कि 4 से ज्यादा है जो कि ब्लेड रहेगी, आपका जो कंटेंट है वो स्टेशनरी रहेगा। एट लास्ट जो लोअर पार्ट है यहाँ पे आपकी एक स्क्रीन लगी होगी यानी कि एक छन्नी लगी होगी। अब आपको कितना डिजायर पार्टिकल साइज चाहिए, आप इसको कंटिन्यू रोटेट करते रहे और जैसे ही आपको लगा कि हाँ भाई अब डिजायर पार्टिकल अपना आ गया है तो इस सिव से है जो कि वो आपका स्मॉल पार्टिकल है जो कि आपको जिस पार्टिकल साइज का चाहिए था पार्टिकल वो इस पर्टिकुलर सिव से नीचे की तरफ से निकलना शुरू हो जाएगा। Particles are carried down by the hammer and approach screen tangentially, so the size of particle is lesser than the mesh size used if only circular meshes are used and the speed is high। So square and rectangular meshes also used। यानी कि बेसिकली जो पार्टिकल्स हैं जो भी अपन ले रहे हैं तो ऑब्वियस है सिर्फ किस पार्टिकल जो सिर्फ की जो मैस है यानी कि उसके जो छेद हैं उससे छोटे ही होंगे, क्यों, क्योंकि तभी वो उससे पास होंगे और उसके लिए मोस्टली है जो कि सर्कुलर टाइप ऑफ मैशेस यूज की जाती हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है जो कि सिर्फ को भी यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू यूज हैमर्स में बी स्क्वायर फेसेस टेपर्ड टू अ कटिंग एजेस। यानी कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो आपकी हैमर्स है वो आगे से स्क्वायर फेस की भी हो सकती है या फिर टेपर्ड भी हो सकती है जहां से उसको काटना है। इंटीरियर ऑफ केसिंग में बी undulating in place of smooth circular form to ensure repeated impact as the particle is thrown again and again between the hammer and casing। यानी कि अगर अपन इंटीरियर की बात करें, जब आप हैमर व्हील को देखते हैं तो बेसिकली उसकी इंटीरियर इस तरीके की स्मूथ प्रोसेस की होती है कि बार बार जो पार्टिकल है उस हैमर के नुकीले पार्ट पे है जो कि स्ट्राइक करती रहे। इससे क्या होगा, बार बार पार्टिकल उससे स्ट्राइक होगा तो अभी पार्टिकल इतना है उसके बाद वो इतना हुआ फिर इतना हुआ फिर डिजायर है जो कि आपको शेप के अंदर अवेलेबल होगा। वर्किंग की अगर बात करें हैमर मिल की तो द मटेरियल इज पुट इनटू द होपर विच इज कनेक्टेड विद द ड्रम। यानी कि आपका जो भी मटेरियल है जिसका आपको साइज रिड्यूस करना है इस तरीके का होपर होगा जो कि फीड इनलेट लेता है, उसके अंदर आप मटेरियल को डाल देंगे और क्या होगा, वो जो भी नीचे ड्रम कनेक्टेड है जिसमें आपकी हैमर्स हैं जो कि लगी हुई हैं उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। द मटेरियल इज पाउडर्ड टू द डिजायर्ड साइज
ड्यू टू फास्ट रोटेशंस ऑफ हैमर एंड इज कलेक्टेड अंडर द स्क्रीन। यानी कि जैसे ही आपने फीड डाली तो क्या हुआ, आपने मोटर स्टार्ट करी और ये हैमर्स हैं जो कि मूव करना शुरू कर दिए और इनसे इंपैक्ट मैकेनिज्म्स के थ्रू पार्टिकल साइज रिडक्शन होना शुरू हो गया। और तब तक ये रोटेट करते रहेंगे जब तक कि अपने को डिजायर पार्टिकल शेप नहीं मिल जाते। और जैसे अपने को डिजायर पार्टिकल शेप मिल जाता है कि हाँ भाई उतने ही छोटे हो चुके हैं, तो स्क्रीन के थ्रू इनको है जो कि बाहर की तरफ निकाल लिया जाता है। यूज की बात करें कि मोस्टली जो हैमर मिल है वो क्या काम आती है, तो ऑब्वियस है इसकी मैकेनिज्म क्या है, इम्पैक्ट है, यानी कि एक तरीके से इम्पैक्ट के थ्रू पार्टिकल्स को है जो कि छोटा कर रही है। तो इट इज यूज्ड फॉर पाउडरिंग ऑफ बार्क्स, रूट्स, लीव्स, क्रिस्टल्स एंड फिल्टर केक्स। यानी कि ये बार्क, रूट, लीव्स, क्रिस्टल्स एंड जो फिल्टर केक्स हैं उनको पाउडर करने के काम आती है। अब आपको कितना महीन उसको करना है तब तक वो उसको इम्पैक्ट है जो कि करता रहेगा। Help to produce intermediate grades of powder from almost all type of substance except sticky material that chalk the screen। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी तरीके का पाउडर है उसको किसी भी है जो कि इंटरमीडिएट ग्रेड के अंदर वो कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि छोटे साइज में तोड़ सकता है, बट वो मटेरियल स्टिकी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एट द लास्ट क्या है, उसको एक सिव से यानी कि एक छलनी से पास होना है, और अगर वो स्टिकी नेचर हुआ तो क्या होगा, सिर्फ से स्टिक हो सकता है और जो डिजायर पार्टिकल शेप है वो उसे रिटेन नहीं होगा। तो ये एक ड्रॉबैक है कि जो स्टिकी मटेरियल है उसका साइड रिएक्शन आप हैमर मिल से नहीं कर सकते। एडवांटेजेस की बात करते हैं तो ऑब्वियस है रैपिड इन एक्शन, बहुत ही जल्दी आपको साइज रिड्यूस करके देता है। कैन ग्राइंड डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, हर तरीके के मटेरियल को है जो कि ग्राइंड कर सकता है। Product size can be controlled by variation in rotation speed, hammer type and size and shape of mesh। साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट का पार्टिकल साइज क्या चाहिए इसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कि भाई स्पीड कम होगी तो अपने को बड़े बड़े पार्टिकल मिलेंगे, साथ ही साथ आपका हैमर का टाइप क्या है, उसका साइज क्या है, और लास्ट में जो आप सिव लगा रहे हो उसके अंदर मैश का साइज क्या है, अपर्चर साइज क्या है, उसके आधार पर आप पार्टिकल को भी डिजायर्ड शेप में ले सकते हो। साथ ही साथ ऑपरेशन इज कंटिन्यूस, यानी कि ये नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर बैच को ही साइज रिड्यूस कर पाओगे, आप कंटिन्यू ये प्रोसेस चलेगी, जितना जिस तरीके से आप फीड करते चलोगे वैसे वैसे नीचे की तरफ मटेरियल है जो कि आता रहेगा। यानी कि टाइम बिल्कुल कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा अपने को रिजल्ट दे सकता है। नो सरफेस मूव अगेंस्ट ईच अदर सो देर इज अ लिटिल कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ मेटल अब्रेडेड फ्रॉम मील। साथ ही साथ कोई भी जो सरफेस के ऊपर है जो कि इसके अंदर कोई एट्रिशन या इस तरीके का कोई फ्रिक्शन नहीं लगता, तो इससे क्या होगा, कोई भी कंटामिनेशन इसके अंदर नहीं आएगी मेटल की आपके सिस्टम के अंदर, तो एक तरीके से वो सेफ भी है। ऑब्वियस है कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे हैमर मिल के, उनके बारे में अगर अपन बात करें, हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन कॉजेज जनरेशन ऑफ हीट एंड इफेक्ट्स, थर्मोलेबल मटेरियल और ड्रग्स कंटेनिंग गम्स, फैट एंड रेजिन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर स्टिकी मटेरियल अपन यूज नहीं कर सकते, साथ ही साथ वो मटेरियल भी यूज नहीं कर सकते जैसे कि गम, फैट एंड रेजिन्स हैं जो कि हीट लेबाइल हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी ज्यादा स्पीड जनरेट होगी वैसे ही हीट भी जनरेट होगी, और हीट जनरेट होने से कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो सॉफ्ट हो जाएंगे, वो गमी हो जाएंगे, तो ऐसे मटेरियल्स को इसके अंदर कट नहीं किया जा सकता, साइज रिड्यूस नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ से स्टिक होने के चांसेस रखते हैं। रेट ऑफ फीड मस्ट बी कंट्रोल केयरफुली और द मील मे बी चॉक्ड रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड डैमेज। साथ ही साथ आप क्या उसके अंदर कट कर रहे हो, बहुत ही हार्ड पार्टिकल हुए और आपने बहुत ही स्पीड से है जो कि हैमर मिल घुमा दी, तो मे भी पॉसिबल है कि आपकी जो हैमर मिल है वो डैमेज हो सके या फिर चॉक हो सके। तो अपने को ये भी ध्यान रखना है कि अपन किस मटेरियल को इसके अंदर है जो कि कट कर रहे हैं या फिर साइज रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसकी एफिशिएंसी है जो कि अपने को चेक करनी पड़ती है। ड्यू टू हाई स्पीड डैमेज may occur by foreign objects as stones and metals in field, magnet used to remove iron। साथ ही साथ अब बहुत ज्यादा हाई स्पीड होने के कारण क्या होगा, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, मेटल्स हैं, वो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, और इनको रिमूव करने का तरीका क्या रहता है, बेसिकली जो मैग्नेट्स हैं वो कि आयरन को रिमूव कर सकती हैं। तो ये सारे के सारे डिसएडवांटेज हैं हैमर मिल के, यानी कि बहुत स्पीड से अगर काम कर रहे हो तो ये दिक्कत आपकी रहेगी कि वो चॉक हो सकती है या फिर आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है, गमी सिस्टम्स को आप यूज नहीं कर सकते, साथ ही साथ में भी पॉसिबल है कि इतनी जल्दी से वो प्रेशराइज कर रहा है तो कोई स्टोन भी है जो कि इसके अंदर आ जाए
और अगर स्टोन आ जाएगा तो क्या होगा, वो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है। फिर बात करते हैं डिसइंटीग्रेटर की। डिसइंटीग्रेटर भी है जो कि हैमर मिल की तरह इम्पैक्ट मैकेनिज्म पे ही वर्क करता है। इट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। अगर अपन इस तरीके का डायग्राम देखें तो बेसिकली डिसइंटीग्रेटर के अंदर डस्ट बैग रहता है, अनड्यूलेटिंग इनर सरफेस रहती है जो स्मूथ सरफेस होती है, जो बार बार आपको प्रोडक्ट को रिपीटेडली है जो कि इसके ऊपर है जो कि स्ट्राइक करने में हेल्प करेगी। इस तरीके की सरफेस का एडवांटेज ये मिलता है कि आपका पार्टिकल बार बार आपके जो मील है उसके ऊपर आता रहेगा और बार बार है जो कि कटिंग होती रहेगी। बीटर्स भी इसमें रहते हैं और एट लास्ट सम सिप्स रहेगी जो कि आपके पार्टिकल को डिजायर्ड शेप में है जो कि नीचे की तरफ है जो कि इनलेट के रूप में देगी। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ स्टील ड्रम हैविंग अ शाफ्ट ड्रम इन द सेंटर, यानी कि बेसिकली इसके अंदर एक स्टील ड्रम होता है जिसके अंदर एक शाफ्ट होती है सेंटर के अंदर। शाफ्ट कंटेन अ डिस्क ऑन विच 4 बीटर्स आर फिक्स्ड, यानी कि जो शाफ्ट है एक तरीके से हैमर मील की जैसी दिखती है। उस शाफ्ट के क्या होगा, 4 इस तरीके के बीटर लगे रहेंगे। स्पीड इसकी रहती है 5000 टू 7000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि इतना है जो कि पर मिनट जो रोटेट हो सकता है। अब इतना जल्दी रोटेट होगा तो ऑब्वियस है इसकी जो एफिकेसी है वो भी अच्छी होगी, यानी कि पार्टिकल्स को साइज रिड्यूस करने में भी बहुत ही इफेक्टिवनेस दिखाएगा। The size and upper inner surface of drum is rough and undulating. ऑब्वियस है जो इनर सरफेस है वो क्या होगी, रफ होगी। रफ होने के एडवांटेजेस क्या मिलेंगे कि पार्टिकल बार बार है जो कि आपके बीटे पे स्ट्राइक करेंगे और साइज रिडक्शन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली होगा। द लोअर पार्ट ऑफ ड्रम हैज अ डिटैचेबल स्क्रीन और सिव, यानी कि जो लोअर पार्ट है उसमें क्या रहेगा, डिटैचेबल यानी कि रिमूव करने वाली स्क्रीन रहेगी। आपको जिस तरीके का पार्टिकल साइज चाहिए उसके हिसाब से उस सिव को आप चेंज कर सकते हो और वैसे आपके पार्टिकल साइज रिड्यूस होते हुए एक पर्टिकुलर कलेक्टर में कलेक्ट हो जाएंगे। द सिव हैज डिफाइनाइट पोर साइज, और जो भी आप सिव ले रहे हो उसका एक फिक्स है जो कि पोर साइज होगा, फिक्स अपर्चर साइज होगा, फिक्स मैश साइज होगा, यानी कि उससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपके पास जो मटेरियल आया है उसका पार्टिकल साइज कितना होगा। वर्किंग की अगर बात करें तो द बीटर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राइंडिंग बट आर हेल्प्ड बाय द अनडुलेशन ऑफ द इनर सरफेस एंड रफनेस ऑफ ड्रम, यानी कि बेसिकली जो बीटर्स हैं वो ग्राइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल्स हैं, साथ ही साथ इनकी हेल्प कौन करता है, जो इनर सरफेस है, जो रफनेस ऑफ ड्रम है वो। द मटेरियल इज फीड टू बीटर्स थ्रू होपर विच इज फीडेड टू द ड्रम, यानी कि मटेरियल है जो कि होपर के थ्रू है जो कि फीड कर दिया जाएगा और बीटर है जो कि उसको क्या करेगा, छोटे छोटे पार्टिकल में काटने की कोशिश। द मटेरियल इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीस बाय इंपैक्ट ऑफ द बीटर, यानी कि जो बीटर्स हैं वो इंपैक्ट मैकेनिज्म पे वर्क करते हुए बड़े पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ने की कोशिश करेंगे। ड्यू टू हाई वेलोसिटी ऑफ बीटर द एयर वेलोसिटी इनसाइड द चैम्बर इज इंक्रीज, क्योंकि बीटर्स बहुत ही स्पीड से घूम रहे हैं, जैसे कि बताया 5000 से 7000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इससे क्या होगा, एयर वेलोसिटी अंदर बढ़ेगी तो साथ साथ है जो कि चैम्बर के अंदर भी वो वेलोसिटी है जो कि इंक्रीज होगी। तो द एयर इज अलाउड टू पास थ्रू एन आउटलेट ऑन विच डस्ट बैग्स इज टाइड विच रिटेन द फाइन पार्टिकल ऑफ पाउडर, क्योंकि इतनी तेज है जो कि एयर वेलोसिटी अंदर भर गई है तो अपने को एक पर्टिकुलर पासेज भी रखना पड़ेगा उस गैस को रिलीज करने के लिए, और जैसे ही गैस रिलीज होगी तो बहुत जो फाइन पार्टिकल्स होंगे जो साइज रिडक्शन के कारण हुए हैं वो भी बाहर की तरफ निकलेंगे, तो उन्हें है जो कि किसी ना किसी डस्ट बैग में कलेक्ट किया जाता है उस गैस के साथ। यूज की बात करें तो द मील इज यूज टू पाउडर ऑल टाइप ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग वेरी हार्ड ड्रग्स। द ड्रग शुड बी ड्राइड बिफोर फीडिंग इनटू द डिसइंटीग्रेटर टू गेट फाइन पाउडर। To avoid the jamming of beaters of the disintegrator, use moderately small pieces, यानी कि बेसिकली कोई भी हार्ड ड्रग हो उसको भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है, साथ ही साथ अपने को फाइन पार्टिकल्स भी अगर चाहिए तो भी अपन डिसइंटीग्रेटर का यूज कर सकते हैं, और अगर अपने को जैमिंग से प्रिवेंट करना है तो एक पर्टिकुलर डिजायर्ड शेप या फिर स्मॉल पीसेस को ही इसके अंदर डाला जाता है, और वैसे जितने छोटे टुकड़े करके आप इसके अंदर डालोगे उतना ही आपको ये फाइन रिजल्ट भी देगी। फिर बात करते हैं एट्रिशन की। इन एट्रिशन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द मटेरियल एज इन कंप्रेशन बट द सरफेस आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर रिजल्टिंग इन shear फोर्सेज विच ब्रेक द पार्टिकल, यानी कि एट्रिशन मैकेनिज्म में क्या होगा, कंप्रेस तो होगा ही आपका पार्टिकल बट एक चीज और होगी कि जो आपका स्टेशनरी फेज है वो स्टेशनरी नहीं है, वो मूविंग है,
यानी कि आपका जो सपोज ये पार्टिकल है इसको आपको क्रश करना है, इस सरफेस पे स्टिक है और आप इस तरीके से उसको प्रेशर लगा रहे हो, तब ये स्टेशनरी नहीं है कि इस तरीके से मूव कर रहा है, यानी कि फ्रिक्शन भी हो रहा है, घर्षण भी हो रहा है। तो एक तरीके से दो तरीके से ये पार्टिकल है जो कि छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। बहुत सारे ऐसे पार्टिकल हैं जिनको काटा नहीं जा सकता, कट नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए इस तरीके का कंप्रेशन एंड एडिशन लगाया जाता है ताकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट सकें। एग्जाम्पल की अगर बात करें कि भाई कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एडिशन के एग्जाम्पल कौन से हैं जिसमें इम्पैक्ट भी लगाया जा रहा है और एडिशन भी लगाया जाता है, ताकि क्या होगा, आपको एक डिजायर पार्टिकल शेप है जो कि मिल सके। अब प्रिंसिपल की बात करें कि भाई कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इस इम्पैक्ट एंड एडिशन के साथ में काम करते हैं, तो एग्जाम्पल है बॉल मिल, यानी कि बॉल मिल इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एडिशन, यानी कि बॉल मिल है जो कि इम्पैक्ट एंड एडिशन दोनों मैकेनिज्म पे काम करता है। बॉल मिल को अगर देखें वो किस तरीके से दिखती है, तो इस तरीके का बेसिकली इंस्ट्रूमेंट रहता है, इसमें इस तरीके की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। ये क्या करेगी, आपके जो पार्टिकल है जिनको आपको छोटा करना है ट्रक को, उनके ऊपर बार बार इंपैक्ट करेगी और साथ ही साथ एडिशन के थ्रू उनको साइज रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ होलो सिलेंड्रिकल चैम्बर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन अ ड्राइव शाफ्ट केसिंग and it capable of rotating on its longitudinal axis using external motor। यानी कि अगर आप डायग्राम देखें तो इस तरीके की है जो कि एक होलो सिलेंडर रहेगी जो कि इस तरीके से है जो कि मूव करेगी, एक पर्टिकुलर मोटर से है जो कि कनेक्ट रहती है। इट हैज अ रिमूवेबल लीड एज शोन इन फिगर, यानी कि इस तरीके की इसकी एक लीड होती है जो रिमूवेबल भी है, यानी कि आपका जो सी मटेरियल है जो कि साइज रिड्यूस हो गया तो इसे रिमूव करते हुए आप कंटेंट को बाहर निकाल सकते हो। इस तरीके की डिफरेंट साइज की बॉल्स रहती हैं, जितनी डिफरेंट साइज के आप बॉल्स डालोगे उतना ही ज्यादा इंपैक्टफुल आपका साइज रिडक्शन होगा। इस तरीके से एक स्विच रहता है जिसमें रोटेशन पर मिनट शो करते हैं, आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है घटानी है ये भी आप कर सकते हैं। Lead is removed after opening nuts, screws and solid particulate material to be size reduced in place inside the hollow chamber along with number of selected SS balls of different size. This occupy 30 to 50% volume। यानी कि जैसे ही आपने उसको रिमूव किया लीड को, आपको जो भी मटेरियल का साइज रिड्यूस करना है वो आपने डाल दिया, साथ ही साथ जो एसएस बॉल्स हैं डिफरेंट साइज की वो भी आप उसके अंदर डाल दोगे, फिर है जो कि प्रोसेस है स्टार्ट होगी और रोटेशन करते हुए पार्टिकल का साइज रिड्यूस किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, यूजुअली डिफरेंट साइज ऑफ बॉल्स यूज टुगेदर एज अ लार्जर वन क्रश द फीड्स व्हाइल स्मॉलर बॉल्स प्रोड्यूस फाइन पार्टिकल्स। यानी कि ऑब्वियस है डिफरेंट साइज की पार्टिकल्स अगर बॉल यूज कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या होगा, बड़े जो लार्जर बॉल्स है वो तो क्रशिंग का काम कर देंगे और जो छोटी बॉल्स है वो क्या करेगी, बहुत ही फाइन पार्टिकल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। Decision to select size and number of balls depend on the past experience with material, RPM use and degree of size reduction desired। यानी कि आप कौन सी साइज सेलेक्ट कर रहे हो, कितना आप RPM ले रहे हो, कितना आप समय ले रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है इस इंस्ट्रूमेंट के साथ वो कैसा रहा। यानी कि आपने ये चीज देख ली कि भाई इतने समय में अगर इतने रोटेशन करें और इतनी स्पीड रखें तो इतना पार्टिकल साइज है जो रिड्यूस हो जाता है। उसी के आधार पर जैसे आप नया बैच लेते हो तो उसको ऑप्टिमाइज कर दो कि क्या अब मुझे इतना समय देना है, इतना डिग्री ऑफ साइज रखना है, इतनी इसके अंदर मेरे को बॉल ऐड करनी है। Lead is closed chamber inserted in horizontal casing and rotated on its longitudinal axis as predetermined RPM for specific time। साथ ही साथ जैसे अपन इसको रोटेट करते हैं तो जैसे आपने मोटर स्टार्ट करी तो क्या होगा, आपकी जो लीड है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रोटेट करना शुरू कर देगी। अब उसके अंदर बॉल्स भी हैं, आपका मटेरियल भी फिट है, तो धीरे धीरे साइज रिड्यूस भी होता रहेगा। और ये जो चीज है वो अपन प्री डिटरमाइंड टाइम के लिए करते हैं कि कितने मिनट तक घूमना है, कितनी स्पीड पे घूमना है, ये सब चीजें पहले से डिसाइड कर ली जाती हैं। अब अपन बात करते हैं वर्किंग की, यानी कि जो बॉल मिल है वो काम किस तरीके से करती है और अपने को डिजायर पार्टिकल साइज कितना इफेक्टिवली किस तरीके से मिल सकता है। Speed of rotation is most important
As low speed, the mass of ball slides or roll over each other and negligible size reduction occurs. यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आप ठीक है बॉल्स ले रहे हो, आप साइज रिडक्शन के लिए बॉल मिल का यूज भी कर रहे हो, बट आपने स्पीड क्या रखी है? अगर आपकी स्पीड बहुत स्लो होगी तो क्या होगा, जो आपकी बॉल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही हैं, जो कि फिसलती हुई रहेगी, और जब फिसलती रहेगी तो जो साइज रिडक्शन है वो भी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट नाम का जो मैकेनिज्म है वो फिलहाल यहाँ पे लग ही नहीं रहा है। यहाँ पे केवल एक मैकेनिज्म लग रहा है विच इज नोन एज एडिशन, वो भी बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर। While at high speeds, balls are thrown out to the wall due to the centrifugal force and no grinding will be occur. और अगर आप स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो तो क्या होगा, आपकी जो बॉल्स हैं वो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस किनारे पे ही रोटेट करती रह जाएंगी। अब किनारे पे रोटेट करेंगे तो आपका मटेरियल तो इनसाइड है, इनर की तरफ है, तो अगेन जो साइड डायरेक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए आपको जो स्पीड है वो इतनी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए कि इस तरीके से पार्टिकल्स हैं या जो आपकी बॉल्स है वो मूव करें, और एक पर्टिकुलर टाइम में आने के बाद वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी इतना एक्टिव नहीं हो कि वो रोटेट कर ले आगे, बट वो इस तरीके से नीचे की तरफ गिर जाएं। तो क्या होगा, इम्पैक्ट एंड एडिशन जब दोनों साथ में काम करेंगे तो जो आपकी इफेक्टिव साइड डायरेक्शन है सिस्टम की वो भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि बेसिकली ये माना जाता है कि एट अबाउट 2/3 ऑफ द स्पीड एट विच सेंट्रीफ्यूगेशन जस्ट ऑकर्स द मूवमेंट ऑफ बॉल इज एज फॉलो। यानी कि अगर आप 2/3 स्पीड रख रहे हैं किसी भी सिस्टम की जहां पे जस्ट सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स आने ही वाला है, तो क्या होगा, जैसे ही वो आएगा आपने इतनी भी स्पीड नहीं करेगी वो इस तरीके से मूव कर जाए, बट इतनी स्पीड है कि वो यहां तक आने के लिए कैपेबल है। अब जैसे ही आपने करोगे तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगा और सीधा का सीधा ड्यू टू इम्पैक्ट फोर्स आपके पार्टिकल को साइज रिड्यूस करने में भी कैपेबल होगा। The balls are carried almost to the top of the meal and then fall in cascade across the diameter of the meal. Now maximum size reduction is affected by impact of particle between the balls and by attrition between the balls. यानी कि क्या होगा, जैसे ही आपने बॉल्स को कैरी किया वो एकदम टॉप पे पहुंचे और टॉप पे पहुंचने से सीधा का सीधा वो नीचे की तरफ गिरी ड्यू टू देयर डायमीटर। अब क्या होगा, मैक्सिमम साइज रिडक्शन भी होगा, इम्पैक्ट भी लगेगा, एडिशन भी होगा बिटवीन द बॉल्स। Baffle may be used inside meals to carry balls to the top of the chamber from where they fall in cascade impact. साथ ही साथ इस तरीके के कोई बैफल्स भी यूज किए जाते हैं, यानी कि एक जो रुकावट है वो भी यूज की जा सकती है। यानी कि जैसे आपका पार्टिकल यहाँ तक आया सीधा का सीधा नीचे की तरफ गिर गया तो इससे इम्पैक्टफुल जो साइड डायरेक्शन है वो रहेगा। यूज की बात करें तो द मील इज यूज टू ग्राइंड ब्रिटल ड्रग्स टू ब्रिटल टू फाइन पाउडर। यानी कि बेसिकली जो ब्रिटल ड्रग्स हैं उनको फाइन करने के लिए है जो कि बॉल मिल यूज की जाती है। इस तरीके से अगर अपन इंटरनल डिजाइन देखें तो यहाँ से अपन इसको फीड करते हैं, इस लीड को ओपन करते हुए यहाँ पे आपकी ग्राइंडिंग बॉल्स हैं, आपका फिनिश प्रोडक्ट इस तरीके से है जो कि कलेक्ट कर लिया जाता है। किसी के अंदर अगेन लीड को ओपन करना पड़ता है, किसी के अंदर इस तरीके की फिनिश प्रोडक्ट्स को नीचे से भी इकट्ठा किया जा सकता है। एडवांटेजेस की बात करें सो इट इज कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल टू डिफरेंट डिग्रीज ऑफ साइज रिडक्शन। यानी कि ये वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल को है जो कि पार्टिकल साइज रिड्यूस करने के लिए कैपेबल है। साथ ही साथ आपको कितना पार्टिकल साइज चाहिए उसके लिए भी ये कैपेबल है। इट कैन बी यूज इन कंप्लीटली एनक्लोज फॉर्म सो यूजफुल विद टॉक्सिक मटेरियल एज एनवायरमेंट रिमेन फ्री फ्रॉम पार्टिकल डस्ट अराइजेस फ्रॉम मशीन। साथ ही साथ क्योंकि ये पूरा का पूरा इनक्लोज्ड है, एक बंद लीड के अंदर ये सारा का सारा काम हो रहा है, तो अगर आपकी ड्रग बहुत पोटेंट इन नेचर है या टॉक्सिक है तो भी जो वर्कर्स हैं या जो प्रोडक्शन करने वाले हैं उन्हें इससे कोई भी हार्म नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एक बंद चैम्बर में काम हो रहा है। इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर्स, क्योंकि अपन डिफरेंट साइज ऑफ बॉल्स यूज कर रहे हैं तो डिफरेंट साइज ऑफ बॉल्स यूज करने का एडवांटेज ये है कि अपन डिजायर पार्टिकल शेप भी उसमें से ले सकते हैं, तो फाइन पाउडर्स बनाना भी इसमें काफी आसान है। इक्वली सुटेबल फॉर वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेसेस। साथ ही साथ ये वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग अगर अपन को करनी है उन दोनों के लिए ही कंपेटेबल है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, wear and tear occurs from balls and casing resulting the product being contaminated with up to 0.1% of material abraded from balls and meals। क्योंकि इसके अंदर बॉल्स हैं, मील्स हैं, फ्रिक्शन अट्रैक्शन प्रोसेस रहती है तो इसका जो वियर है कंटेंट है वो भी इसके अंदर आ सकता है, तो 0.1% कंटामिनेशन इसके अंदर अपने को देखने को मिल सकती है। Soft or sticky material may cause problem by caking on the sides of meal or by holding the ball in aggregates। साथ ही साथ अगर आप कोई सॉफ्ट मटेरियल डाल दो या स्टिकी मटेरियल डाल दो तो बॉल एक जगह इकट्ठी होने का रिस्क रहता है, साथ ही साथ वो किनारों पे केक के रूप में भी जमा हो सकती है।
इट इज़ वेरी नॉइसी मशीन, ऑब्वियस है रोटेट करेगी, बॉल्स हैं जो कि एटिशन करेगा, इम्पैक्ट करेगा तो साउंड भी क्रिएट होगी, सो इट इज़ नॉइसी मशीन। हीट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ग्राइंडिंग एंड इंडस्ट्रियल मील नीड टू बी कूल्ड वाइल ऑपरेटिंग। क्योंकि इसके अंदर हीट जनरेट होती है तो अपन जो स्टिकी मटेरियल है उसका साइज रिड्यूस नहीं कर सकते, और अगर करना चाहें तो, और अगर वो ड्रग्स हैं जो कि हीट लेबाइल हैं तो अपने को इसको कूल भी करना पड़ेगा यूजिंग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एग्जाम्पल अगर देखें कि भाई जैसे अगर अपन देखें कि कौन कौन से मेथड्स हैं, उसे कितने कितने अपन पार्टिकल को रिड्यूस कर सकते हैं, तो जो कटर मिल है वो सबसे बड़े पार्टिकल देती है, यानी कि सबसे कम साइज रिडक्शन के लिए अंदर इफेक्टिव है। जैसे रूहार्ब है, कटर मैकेनिज्म के थ्रू काम किया जाता है, लार्ज पीसेस अपने को सबमिट करती है। लिकोराइस एंड कैस्कारा है, इम्पैक्ट मिल्स वर्क करती हैं, कोर्स पाउडर सबमिट होता है। रूहाब एंड बेलाडोना के अंदर इम्पैक्ट एंड एटिशन दोनों लगते हैं, अपने को फाइन पाउडर तक मिल जाता है। बट अगर अपने को बहुत ही छोटे पार्टिकल चाहिए, डिजायर पार्टिकल शेप चाहिए, तब अपन यूज करते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल्स, जैसे कि विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स। ये सीधे के सीधे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में लगते हैं, तो अपने को बहुत ही छोटे पार्टिकल चाहिए ताकि इनका रिजल्ट भी है जो कि इफेक्टिव हो सके। तो वेरी फाइन अगर पाउडर ऑब्टेन करना है, या फिर जो थर्मल से या फिर हीट से खराब होने वाले प्रोडक्ट है उनको अपने को लेना है, तो अपन को फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज करना पड़ता है। अब ये क्या है इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो फ्लूइड एनर्जी मिल इज ऑल्सो वर्क ऑन इम्पैक्ट एंड एटिशन मैकेनिज्म, यानी कि जो फ्लूइड एनर्जी मिल है ये भी इम्पैक्ट एंड एटिशन मैकेनिज्म पे ही काम करती है। अब ये है क्या, किस तरीके से काम करती है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, ये सब देखते हैं। बेसिकली इसके अंदर इस तरीके का जो फाइन पार्टिकल है इस तरीके से आउटलेट के रूप में अपने को मिलता है, रॉ मटेरियल है जो कि अपन इस तरीके से इसके अंदर फीड करते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट्स कंसिस्ट अ लूप ऑफ पाइप made up of glass or stainless steel having a tangentially inlet placed at lower end and a classifier placed at upper end as shown in figure। यानी कि अगर आप डायग्राम में देखें तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा चैम्बर देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या होगा, ये ग्लास का या स्टेनलेस स्टील का बना होगा, और जो प्लेट्स हैं लोअर एंड एंड अपर एंड के अंदर इस तरीके से है जो कि प्लेस्ड रहेंगी। Some inclined nozzles are present at bottom of loop and have opening inside it, यानी कि कुछ है जो nozzles भी इसके अंदर रहती हैं जिसकी opening है जो कि अंदर की तरफ ही रहेगी। These are for passing compressed air at high pressure inside the loop that create high velocity circulating of air with very turbulent conditions। यानी कि जो ये पर्टिकुलर लूप्स हैं जिसके अंदर इस तरीके की नोजल्स होती हैं उसके अंदर से एक हाई प्रेशर है जो कि जनरेट की जाती है। ये हाई प्रेशर है जो कि हाई वेलोसिटी में सर्कुलेट होता है और आपका पार्टिकल भी इस तरीके से सर्कुलेट होने की कोशिश करता है इस चैम्बर के अंदर। The feed small particle of material to be size reduced enter in loop through tangentially inlet and carried forward and upward with the jet of high velocity air, the fluid coming from inclined nozzle in the left arm of the loop as shown in diagram। यानी कि बेसिकली जो भी आपको फीड डालना है वो आपने डाल दिया इनलेट की तरफ से, और अब क्या होगा, वो हाई वेलोसिटी सर्कुलेट होगी और उसमें आपके पार्टिकल्स भी हैं जो कि सर्कुलेट होंगे। While traveling up, the particle are size reduced by interparticular attrition and impact with each other। यानी कि अब ये जो पार्टिकल हैं जो कि छोटे हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, एक पार्टिकल के दूसरे पार्टिकल के टकराव के कारण, यानी कि इंटरपार्टिकुलर एट्रैक्शन, यानी कि पार्टिकल आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हुए है जो कि साइज रिड्यूस कर रहे हैं। अब इम्पैक्ट भी हो रहा है और एट्रिशन भी हो रहा है। Particles are thus converted to fines which space out through classifier. Bigger particle remain inside of loop and circulate again until this gets sufficiently size reduced to desired degree। यानी कि इस तरीके से हाईली जब गैस को अंदर प्रवाहित किया जाता है तो पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे और टकराने से छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए तो उन्हें तो बाहर की तरफ निकाल लिया जाता है, और अगर बड़े पार्टिकल हैं तो वो अंदर ही हैं जो कि सर्कुलेट होते रहेंगे जब तक कि वो डिजायर्ड शेप में ना आ जाएं। The particle in feed are around 100 mesh size and are converted to 5 micrometer or less. This occurs with high output of around 4 megagram per hour। यानी कि बेसिकली अंदर जो सिव्स हैं या जो पार्टिकल अपने को मिलते हैं वो 100 mesh साइज के मिलते हैं, और या फिर अपन कह सकते हैं 5 माइक्रोमीटर तक पार्टिकल्स हैं जो कि रिड्यूस हो जाते हैं। और ये तभी होगा जब अपन हाई प्रेशर से हैं जो कि सिस्टम में प्रेशर को जनरेट करेंगे, विच इज 4 मेगाग्राम पर आवर। यूज की बात करें
So the meal is used to grind heat sensitive material to fine powder. क्योंकि इसके अंदर कोई भी इस तरीके का फ्रिक्शन नहीं है या किस तरीके का इम्पैक्ट नहीं है, तो इसके अंदर हीट भी जनरेट नहीं होती। तो जो मटेरियल हीट से खराब हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, उन पार्टिकल का साइज रिड्यूस आप आसानी से कर सकते हैं। द मील इज यूज टू ग्राइंड दोज ड्रग्स इन विच हाई डिग्री और प्योरिटी इज रिक्वायर्ड। साथ ही साथ कोई एडिशन नहीं है तो कोई कंटामिनेशन के चांसेस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल से पार्टिकल टकराकर साइज रिड्यूस हो रहा है, तो कंटामिनेशन नहीं है, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत ही प्योर होगा। उनके लिए भी अपन इसे यूज कर सकते हैं। ऑब्वियस है, इस तरीके की मैकेनिज्म है तो जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा कॉस्टली भी हो जाता है। एडवांटेजेस की बात करें, द पार्टिकल साइज ऑफ द प्रोडक्ट इज स्मॉलर देन द प्रोड्यूस्ड बाय एनी अदर मेथड ऑफ साइज रिडक्शन। यानी कि सबसे छोटे से छोटा अगर आपको पार्टिकल बनाना है तो इस मेथड के जरिए आप बना सकते हैं, यानी कि वेरी फाइन पार्टिकल्स कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग फ्लूइड साइज मील। एडवांटेजेस की और अगर बात करें, expansion of gases at nozzles leads to cooling, counteracting the heat produced by interparticular addition, which may otherwise damage heat sensitive material. As the size reduction occurs by interparticular addition, this is little or no abrasion of the meal and so the products remain contaminated free. जैसे कि मैंने बताया कि इंटरपार्टिकुलर फ्रिक्शन है तो मटेरियल है जो कि हीट सेंसिटिव भी नहीं होगा, हीट से भी खराब नहीं होगा, साथ ही साथ पार्टिकल के अट्रैक्शन से पार्टिकल रिड्यूस हो रहा है तो कंटामिनेशन भी नहीं आएगी। फॉर सेंसिटिव मटेरियल लाइक ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस, इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड। यानी कि कोई सेंसिटिव मटेरियल है जो कि ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो वहां पे जो अपन गैस प्रवाहित कर रहे हैं बहुत ही तेज पार्टिकल को तोड़ने के लिए, वहां पे अपन इनर्ट गैस भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन। यानी कि बेसिकली जो भी प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है या बहुत ही ज्यादा प्रिजर्वेशन की उसको जरूरत है, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट इन नेचर है, उन सब के लिए अपन ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। क्लासीफायर कंट्रोल्स पार्टिकल साइज एंड साइज रिड्यूक्शन। ऑब्वियस है, जो क्लासीफायर्स उसके अंदर अटैच होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि अपने को क्या किस तरीके का पार्टिकल साइज है जो कि लेना है और किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल साइज रेंज भी अपन इसमें से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि डिस्कस करेंगे, जो कि कंपटीशन एग्जाम्स के अगर ध्यान दिया जाए तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.